नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में रात भर चली आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी हुए ढेर। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। रोड शो, टाउन हॉल और मीटिंग जनसभा में दिखाएंगे बीजेपी का दमखम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सीएम गहलोत ने जताई चिंता। दिहाड़ी और निराश्रित मजदूरों को 1-1 हजार रुपए की किश्त की जारी। पूर्व महापौर और भाजपा विधायक अशोक लाहौटी ने 14 अप्रैल से दोनों नगर निगमों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोबारा से शुरू करने का आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि अब मुठभेड़ में मारे जाने वाले आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के हादीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक आतंकवादी शनिवार को मारा गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादीपुरा में अभियान में 2 और आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से एक हाल फिलहाल में ही आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ था और सुरक्षा बलों ने उसे आत्मसमर्पण करने की अपील की थी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि माता पिता ने भी अपील की, लेकिन अन्य आतंकवादियों ने उसे आत्मसमर्पण नहीं करने दिया। अधिकारी ने बताया कि इलाके में तलाश अभियान अब भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान होना है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 6 सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इन 6 कार्यक्रमों में से 3 रोड शो, 2 टाउन हॉल मीटिंग और 1 जनसभा शामिल है। बता दें, 5वें चरण में 45 विधानसभा क्षेत्रों में 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं 43 सीटों के लिए छठा चरण का मतदान 22 अप्रैल को, 35 निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को 7वें चरण के लिए और शेष 35 विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को 8वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। सभी चरणों के चुनाव परिणाम 2 मई को एक साथ जारी किए जाएंगे। इसी दिन 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। कुरान की 26 आयतों को पाक किताब से हटाने वाली मांग की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि ये आयतें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए खतरा है। याचिका उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने दायर की है। जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। इसमें याचिका में दावा किया गया है कि कुरान की 26 आयतों को बाद में जोड़ा गया है। इस आधार पर इन आयतों को पवित्र किताब से हटाने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन 26 आयतों की इन दिनों गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है। इनका हवाला देकर इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना और धर्म के नाम पर घृणा व नफरत फैलाई जा रही है तथा खून खराबा हो रहा है। एंटीलिया और महाघूस कांड में फंसे सचिन वाजे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीआरपी घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को मामले में सचिन वाजे के भी शामिल होने के बारे में पता चला है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक पुलिस अधिकारी के जरिए ईडी को टीआरपी मामले में सचिन वाजे के भी संबंधित होने की बात पता चली। एजेंसी ने बताया कि सचिन वाजे ने बार्क से उसके अधिकारियों को परेशान न करने के लिए 30 लाख रुपए की घूस ली थी। जानकारी के मुताबिक बार्क ने अपने बयान में सचिन वाजे को पैसे देने की बात कही है। ईडी ने बार्क के कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बयान दर्ज किए जिन्होंने इस बात की पुष्टि की। हालांकि ईडी को अभी सचिन वाजे और मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी से पूछताछ करनी है। मुंबई पुलिस की एफआईआर के तहत ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद चिंतित है और लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रदेशवासी अपने लापरवाही बरत रहे हैं। यदि वे कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी के साथ पालना नहीं करेंगे तो राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। गहलोत ने बताया कि उदयपुर में सबसे तेज गति से कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए यहां नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे की अवधि के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि उदयपुर में बड़ी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं, फिर भी हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। उदयपुर के अलावा कोटा, जोधपुर और जयपुर में भी संक्रमण की गति काफी तेज है। इसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। कोरोना संक्रमण से प्रभावित निराश्रितों और दिहाड़ी कामगारों को गहलोत सरकार ने 1-1 हजार रुपए की एक और किश्त जारी कर दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के हालिया बजट में घोषणा की थी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने लिखा, कोरोना से प्रभावित 33 लाख असहाय, निराश्रित एवं मजदूर परिवारों को पिछली साल प्रदेश सरकार ने 3 किश्तों में 3500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। बजट में इन परिवारों को 2 किश्तों में हजार रुपए देने की घोषणा की गई थी, जिसे पूरा करते हुए इन्हें
इन्हें पहली किश्त दे दी गई है। यही नहीं, सरकार ने जिन लोगों के बैंक खाते नहीं हैं उन्हें नकद आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोविड के इस मुश्किल दौर में प्रदेश सरकार पूरी तरह आमजन के साथ खड़ी है। किसी भी परिस्थिति में प्रदेश सरकार किसी भी वर्ग को कोई कमी नहीं आने देगी। सोनिया गांधी के पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद से ही प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। दरअसल इस वीसी के दौरान सोनिया गांधी ने भी चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और इससे बढ़ते कोरोना संक्रमण की बात उठाई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्रियों से पूछा था कि क्या चुनावों और धार्मिक आयोजनों में काफी संख्या में लोग जमा होते हैं, इससे कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इसके लिए कुछ हद तक हम सभी जिम्मेदार हैं और इसे स्वीकार करना चाहिए। मौजूदा समय में देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, जिनमें लोग जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में क्या इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं? अब देखना होगा कि सूबे के मुखिया प्रदेश में उपचुनावों को लेकर हो रही चुनावी रैलियों को लेकर क्या फैसला देते हैं। पूर्व महापौर और बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी का आग्रह, दोनों नगर निगमों में दोबारा शुरू हो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। महापौर, उप महापौर और आयुक्तों को लिखा पत्र। इस संबंध में लाहोटी ने महापौर, उप महापौर और आयुक्त को पत्र लिखा। निगम मुख्यालय के साथ ही निगम जोन कार्यालयों पर भी इसकी शुरुआत करने का आग्रह किया। 31 अक्टूबर 2017 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर नगर निगम मुख्यालय पर एक ऐतिहासिक शुरुआत की गई थी। इस प्रयोग को देश भर में सराहा गया और 50 से ज्यादा नगर निगम और सरकारी संस्थानों में इस तरह की शुरुआत की गई थी। हालांकि 2 निगम बनने के बाद निगम मुख्यालयों पर ये परंपरा खत्म हो गई, जिसे लेकर पूर्व महापौर ने लेटर लिखा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।